Hello, good morning, students. I'm Dr. Preeti Gupta, Associate Professor, Department of Zoology, Government College, Kotputli. मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को सी अर्चिन के क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, लोकोमोशन, फीडिंग, डाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। इस सेकेंड पार्ट ऑफ मेरे वीडियो लेक्चर में आज हम सी अर्चिन के बचे हुए सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नर्वस सिस्टम सी अर्चिन में नर्वस सिस्टम बहुत सरल प्रकार का होता है, मतलब इसमें कोई ट्रू ब्रेन या वास्तविक मस्तिष्क नहीं पाया जाता, सिर्फ एक न्यूरल सेंटर पाया जाता है जो कि माउथ को चारों ओर एक रिंग के रूप में पाया जाता है। उस रिंग को हम नर्व रिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि माउथ के पास एक एरिस्टोटल लेंटर्न्स या दांत की संरचना पाई जाती है। तो इस एरिस्टोटल लेंटर्न के जस्ट साइड में अंदर की तरफ एक रिंग पाई जाती है जिसे नर्व रिंग या नर्व वलय कहते हैं। नर्व रिंग से फिर 5 नर्व्स निकलती हैं जो कि रेडियल कैनाल्स के सहारे चलती हैं, यानी वाटरवेस्कुलर सिस्टम जो है उसके रेडियल कैनाल्स के सहारे चलती हैं और इन्हें हम रेडियल नर्व्स कहते हैं। और फिर ये रेडियल नर्व्स छोटी छोटी फाइन नर्व्स में डिवाइड हो जाती हैं और ये फाइन नर्व्स कहाँ जाती हैं? ट्यूब फिट्स में जाती हैं। टेस्ट में जो न्यूमरस बहुत सारी स्पाइन्स पाई जाती हैं उसमें जाती हैं और पेडिसिलरी में जाती हैं। इसको हम इस चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। सी ये इसका माउथ है। माउथ के चारों ओर ये एक रिंग के रूप में पाई जाती है, ओरल नर्व रिंग कहलाती है। और ये देखिए 5 इसमें से रेडियल कैनाल्स की तरफ निकल रही हैं जिन्हें हम रेडियल नर्व्स कहते हैं। और फिर इसी को अगर आप मॉडिफाइड देखें तो ये वाला भाग है, इसी का मॉडिफाइड भाग है। ये जो रेडियल नर्व्स हैं उनमें से ये फाइन नर्व्स निकल रही हैं जो कि पेडिसिलरी को जा रही हैं, ट्यूब फुट को, स्पाइन्स को और बकल ट्यूब फुट को जा रही हैं। तो इस तरह से इसका जो नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल सरल प्रकार का होता है। सेंस ऑर्गन्स, सी अर्चिन्स का संवेदी अंग जो है वो काफी सारे सेल्स के रूप में पाए जाते हैं। सी अर्चिन लाइट, टच और केमिकल्स, रसायनों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। इसमें बहुत सारे संवेदी कोशिकाएं या सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं इसकी एपिथेलियम में। स्पेशली ये संवेदी कोशिकाएं स्पाइन्स में पाई जाती हैं, पेडिसिलेरिया में पाई जाती हैं और ट्यूब फिट में पाई जाती हैं और मुख के चारों ओर संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनके कोई आईज या आई स्पॉट्स नहीं होते, पर यह माना जाता है कि इसकी संपूर्ण देह एक कंपाउंड आई के रूप में कार्य करती है। सी अर्चिन्स नेगेटिवली अट्रैक्टेड टू लाइट होते हैं, यानी लाइट के विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो जैसे ही लाइट की तरफ लाइट पड़ती है तो ये इससे भागने की कोशिश करते हैं और चट्टानों के नीचे या छोटी दरारों में या किसी ऑब्जेक्ट के नीचे छुप जाते हैं। इन स्पीसीज में स्टेटोसिस्ट पाया जाता है जो कि ग्लोब्यूलर ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम स्फेरिडिया भी कहते हैं। ये स्टेटोसाइट स्टॉक्ड होते हैं, यानी इनमें एक छोटी सी स्टॉक प्रेजेंट होती है और एम्बुलेक्रल एरियाज में ये स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। स्टेटोसिस्ट का फंक्शन है ओरिएंटेशन में हेल्प करना, ग्रेविटेशनल ओरिएंटेशन, यानी ग्रेविटी के हिसाब से अपनी देह को ओरिएंट करता है सी अर्चिन स्टेटोसिस्ट की मदद से। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन तंत्र, सी अर्चिन्स डायोशियस होते हैं, दैट इज एक लिंगी होते हैं, यानी मेल और फीमेल, नर और मादा अलग अलग उसमें पाए जाते हैं, अलग अलग देह में पाए जाते हैं। हालांकि हम बाहर से इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा अर्चिन नर है और कौन सा मादा, पर भीतर से ये अलग अलग होते हैं। गोनैड्स स्पर्म्स और एग्स प्रोड्यूस करने के साथ साथ भोजन को या पोषक तत्वों को स्टोर भी करते हैं। गोनैड्स 2 तरह के सेल्स के बने होते हैं, जर्म सेल्स एंड सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स को हम न्यूट्रिटिव फेगोसाइट्स भी कहते हैं। सी अर्चिन्स में 5
गोनाड्स या जनांग पाए जाते हैं जो कि रीजन टेस्ट के नीचे इंटरएम्ब्युलेक्रल रीजन में पाए जाते हैं। हर गोनाड एक छोटी डक्ट निकलती है जो कि ऊपर की तरफ गोनोपोर से खुलती है। गोनोपोर आपको जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि माउथ होता है एक तरफ और ऑपोजिट तरफ एनस होती है। एनस के चारों ओर एक जेनाइटल प्लेट होती है और जेनाइटल प्लेट में 5 गोनोपोर्स होते हैं। तो नीचे की तरफ से देखें तो गोनाड डक्ट के द्वारा गोनोपोर से खुलता है और गोनोपोर कहाँ होते हैं? जेनाइटल प्लेट पे होते हैं। फिर इसके बाद गोनाड्स are lined with muscles underneath the peritoneum. गोनाड्स के चारों ओर एक मसल की लाइनिंग होती है। इन मसल का ये काम होता है कि वो संकुचन में हेल्प करते हैं और संकुचन के कारण जो एनिमल है वो अपने गैमीट्स चाहे अंडा हो या स्पर्म हो उनको स्क्वीज करके डक्ट के माध्यम से बाहर के जो समुद्री पानी है उसमें छोड़ देते हैं, जहां पर ये फ्रीली मुक्त रूप से तैरते हैं गैमीट्स, अंडे या शुक्राणु, और थोड़ी देर बाद आपस में मिलके उनमें निषेचन हो जाता है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये टेस्ट है और टेस्ट में ये स्पाइन्स है और ये एनस है एंड दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो ऑरेंज रीजन है ये दोनों तरफ इसके गोनाड्स है। तो टेस्ट के नीचे इंटर एम्ब्युलेक्रल रीजन में गोनाड्स पाए जाते हैं। बाकी स्ट्रक्चर हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंट इन जनरली क्या होता है कि जैसे ही अंडे फीमेल पानी में छोड़ती है वो थोड़ी देर के लिए मुक्त रूप से समंदर में तैरते हैं। इसी तरह से मेल भी या नर भी अपने स्पर्म्स को पानी में छोड़ता है, वो थोड़ी देर मुक्त रूप से तैरते हैं और फिर ये दोनों अनफर्टिलाइज्ड अनिषेचित अंडा और स्पर्म्स आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद जैसा कि हर जंतु में होता है फ्री स्विमिंग, एक मुक्त रूप से जीव तैरता हुआ ब्लास्ट क्लीवेज होता है, विजिलेंट डिविजन होते हैं, 4 सेल 8 सेल बनते हैं और 16 सेल के बाद 32 सेल से एक ब्लास्टुला एम्ब्रियो का निर्माण होता है 12 घंटे बाद। 12 घंटे के अंदर ही अंदर ब्लास्टुला का निर्माण हो जाता है। ब्लास्टुला इज जनरली अ बॉल ऑफ सेल्स, आपको मालूम है मॉर्यूला कहलाता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसमें कैविटी शुरू आ जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं और धीरे धीरे ये ब्लास्टुला एक कोन शेप कॉनिकल आकार के एकाइनोप्ल्यूटेस लार्वा में बदल जाता है। जनरली इसमें 8 से 12 लॉन्ग आर्म्स होते हैं जिनमें सिलिया के बैंड्स पाए जाते हैं। तो ये जो एकाइनोप्ल्यूटेस पे जो आर्म्स पाए जाते हैं क्योंकि इनमें सिलिया है तो सिलिया क्या करते हैं फूड पार्टिकल को कैप्चर करते हैं और उसको फिर माउथ में ट्रांसफर कर देते हैं, तो भोजन लेने में हेल्प करता है। कुछ एक स्पीसीज में आर्म्स नहीं पाए जाते तो उन केस में उन एनिमल्स में उन सी अर्चिन्स में ब्लास्टुला में योक पाया जाता है जो कि जो डेवलपिंग भ्रूण है उसको भोजन देते हैं। उसके बाद ब्लास्टुला से एम्ब्रियो बनने एडल्ट बनने में 1.5 से 2 महीने तक लग सकते हैं और लार्वा जो है ये प्लूटस लार्वा ये बॉटम में यानी समुद्र के तल पे जाके सिंक हो जाता है, बैठ जाता है और वहां पर ये मेटामॉर्फोसिस होता है। पहले जुवेनाइल अर्चिन बनता है और फिर एडल्ट लार्वा बनता है और एडल्ट बनने के बाद भी अपना जो मैक्सिमम साइज ये लेते हैं वो भी कम से कम 5 साल मतलब 5 साल तक लग जाते हैं इनको एक कंप्लीट साइज अपना फुल डेवलप करने में। ये साइकिल ये जो चित्र है ये इसकी डिफरेंट स्टेजेस को दर्शा रहा है। ये एग है, फर्टिलाइजेशन हुआ स्पर्म से मिलकर, फिर विजिलेंट डिवीजन या क्लीवेज डिवीजन शुरू हुए, 4 सेल बनते हैं, फिर 4 का दुगना 8 सेल, 8 का दुगना 16 और 16 से 32 सेल और इसी तरह से क्रिया चलती है। फिर एक बॉल ऑफ सेल्स बनती है ब्लास्टुला, उसमें ये कैविटी आ जाती है ब्लास्टोसील 20 घंटे में, 65 घंटे में 65 आवर्स में ये ट्राइंगुलर प्लूटस लार्वा बन जाता है, अर्ली प्लूटस लार्वा। इसमें एनस या गुदा दिख रही है। फिर 6 आर्म्स डेवलप होते हैं, 8 आर्म्स और फिर 12 आर्म्स। तो प्री मेटामॉर्फोसिस स्टेज पे 40 डेज में आप देखिए एडल्ट रुडिमेंट यानी थोड़ा सा अंश
वयस्क का दिखना शुरू हो गया ये लाल वाला, और 45 डे से में ये मेटामॉर्फोसिस हो रहा है और 45 से 50 दिन में एक एडल्ट सी अर्चिन का निर्माण कंप्लीट हो जाता है। ये भी वही डायग्राम है, 16 सेल से 32 सेल का सी अर्चिन, और ब्लास्टूला बना, फिर गैस्ट्रुलेशन हुआ, फिर 4 आर्म, फिर 8 आर्म और 12 आर्म, और फिर एडल्ट सी अर्चिन का निर्माण करीब 1.5 से 2 महीने में हो जाता है। कुछ विचित्र बातें हैं या अनयूजुअल बातें हैं कि लार्वा में तो बायलैटरल सिमेट्री दिखाई देती है, जबकि एडल्ट में 5-फोल्ड सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री दिखाई देती है। क्लीवेज में मेसोडर्म एंड ऑल स्मॉल माइक्रोसोम्स आर स्पेसिफाइड, यानी क्लीवेज में मेसोडर्म कौन सा पार्ट मेसोडर्म बनेगा, कौन से स्मॉल माइक्रोमियर्स बनेंगे, ये निर्धारित होता है। गैस्ट्रुलेशन के अंत में सिलोमिक पाउचेस का निर्माण होता है। ये सिलोमिक पाउचेस आगे चलकर एडल्ट कलिका का निर्माण करते हैं, यानी वयस्क की कलिका का निर्माण करते हैं, और यही सिलोमिक पाउच की जो कलिका है आगे जाकर मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण के बाद एडल्ट में परिवर्तित हो जाती है। जब एनिमल का एग फर्टिलाइजेशन हो रहा है, निषेचन होता है, तब एनिमल वेजिटल एक्सेस डिसाइड हो जाती है। क्लीवेज के टाइम पर डिसाइड होता है कि कौन सा भाग ओरल बनेगा और कौन सा भाग अबोरल एक्सेस बनेगा, और लेट गैस्ट्रुला में डिसाइड होता है लेफ्ट और राइट एक्सेस की, लेफ्ट एक्सेस कौन सी होगी और राइट एक्सेस कौन सी होगी, ये निर्धारित होता है गैस्ट्रुला स्टेज पे। So this was about the anatomy, structure and function of sea urchin. Thank you.